गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम समझेंगे फेफड़ों की संरचना कि फेफड़ों की संरचना कैसे होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्वरयंत्र कि स्वरयंत्र क्या होता है। यह एक बॉक्स के आकार का अंग है। यह श्वास नली के ऊपरी भाग में स्थित होता है। जब वायु इनमें से पास होती है, यानी कि जब एयर आती है यहाँ से, तब आवाज़ उत्पन्न होती है। हम बच्चों के आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति के गले में स्वरयंत्र नहीं होता है वह गूंगा होता है, वह बोल नहीं सकता जीवन पर्यंत। हाँ, आप समझते हैं हम श्वास नली या जिसे हम वायु नलिका भी कहते हैं। श्वास नली स्वरयंत्र के बाद होती है। इसकी लंबाई 12 से 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में टेंटुआ भी कहते हैं। यह श्वास नली के छल्ले, ये सब छल्ले भौतिक तंतुओं द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। इनकी भीतरी दीवार पर श्लेष्मिक झिल्ली चढ़ी होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें शीलिया या समक कहते हैं। श्वास नली में वायु के अतिरिक्त भी कोई भी अन्य कण के चले जाने पर सीलियाँ उत्तेजित हो जाती हैं, जिससे खांसी के साथ वह पदार्थ झटके से बाहर निकल आता है। जैसे कि बच्चों, जब कोई चीज़ हमारे मुंह के ज़रिए अशुद्ध वायु के ज़रिए हमारे श्वास नली में जाती है तो हमें एकदम फंदा सा लगता है गले में, या जिसे हम ठसका बोलते हैं, वह लगता है और हम खांसने लगते हैं। ये इसी की वजह से होता है, इसी छल्लों की वजह से होता है। अब हम समझते हैं फुफ्फुस सिरा क्या होती है। परिसंचरण तंत्र में सिराएं वे रक्त वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। ये क्या करती हैं? ये सिराएं ये रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। सिराओं की संरचना और कार्य धमनियों से पूरी तरह अलग होते हैं। श्वसनी, इसे श्वास नली बोलते हैं। अब फुफ्फुसीय धमनी, ये जो नीचे की तरफ देख रहे हैं आप, ये क्या होती है? फुफ्फुसीय धमनी समझते हैं। फुफ्फुसीय धमनी द्वारा समस्त शरीर से हृदय के द्वारा फेफड़ों में लाए गए रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहती है। ऐसे रक्त को अशुद्ध रक्त कहते हैं। इस रक्त का रंग बैंगनी लाल होता है। इस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के तरल पदार्थ प्लाज्मा में घुली रहती है। आइए आप समझते हैं कि फेफड़े क्या होते हैं। फेफड़े श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण एवं मुख्य अंग है। ये संख्या में 2 होते हैं, आप देख सकते हैं। इनकी संरचना कोमल व स्पंजी होती है, ये हार्ड नहीं होते। इनका रंग बचपन में गुलाबी तथा बुढ़ापे में गहरा स्लेटी होता है। बच्चों, अगर कोई बच्चा है तो उसके फेफड़ों का कलर पिंक कलर का होगा, और यदि वह वृद्ध है तो गहरा स्लेटी होगा। फेफड़ों के चारों ओर एक पतली झिल्ली का आवरण होता है जिसके अंदर एक लसदार पदार्थ भरा रहता है। इस झिल्ली को फुफ्फुसीय आवरण या प्लूरा कहते हैं। कभी कभी इनमें आवश्यकता से अधिक तरल पदार्थ एकत्रित हो जाता है जिसे प्लूरसी कहते हैं। यह अत्यंत कष्टदायक रोग है। फेफड़ों का ऊपरी भाग पतला तथा नीचे का भाग चौड़ा होता है। आप देख सकते हैं कि फेफड़े का ये ऊपरी भाग है, ये पतला है, और जो नीचे का भाग है ये चौड़ा है। फेफड़े का दायां भाग बाएं भाग से कुछ बड़ा होता है। फेफड़े का दायां भाग इस बाएं भाग से कुछ बड़ा होगा। फेफड़ों में मधुमक्खी के छत्तों के समान असंख्य वायु कोश होते हैं। ये बहुत महीन होते हैं तथा एक वयस्क पुरुष में इनकी संख्या 15 करोड़ होती है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण या गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। श्वसन क्रिया में 2 प्रकार क्रियाएं होती हैं, प्रश्वसन व निश्वसन। यहाँ पर प्रश्वसन का अर्थ है श्वास अंदर लेना तथा निश्वसन का अर्थ है बाहर छोड़ना। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान फेफड़ों के वायु कोशों की महीन झिल्ली के आर पार बाहरी वायु तथा रुधिर के बीच होता है। इस प्रक्रिया में औसतन 224 मिलीलीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट रुधिर में आती है और लगभग 200 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से निकलकर वायु में जाती है। फुफ्फुसीय धमनी द्वारा समस्त शरीर से हृदय के द्वारा फेफड़ों में लाए गए रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहती है, जिसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। इस रक्त का बैंगनी लाल होता है। इस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के तरल पदार्थ प्लाज्मा में घुली रहती है। फेफड़ों के वायु कोशों से कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं निकल जाती है और इसी समय हीमोग्लोबिन से भी ऑक्सीजन निकल आती है। अतः ऑक्सीजन वायु कोश में उपस्थित अशुद्ध रक्त से मिलकर उसे शुद्ध रक्त बना देती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड
फेफड़ों द्वारा निःश्वसन क्रिया में बाहर निकल जाती है। इस प्रकार फेफड़ों द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है।